इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा विषय है जो कि न सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए बल्कि हर एक भारतीय नागरिक के लिए जानना अनिवार्य है। वास्तव में भारतीय संविधान के संदर्भ में एक कहावत प्रचलित है कि ये वकीलों का स्वर्ग है। मतलब इस संविधान के अंदर जो प्रावधान, जो कंटेंट है वो बहुत ही टेक्निकल है, लेकिन इस संविधान को अगर हम ध्यान से पढ़ें और इसके फिलॉसफी को समझने की कोशिश करें तो हमें ये बात पता चलेगी कि भारतीय संविधान वास्तव में भारत के नागरिकों, भारत के शासन और भारत की व्यवस्था के संचालन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। संविधान जो कि सेट ऑफ रूल्स होता है किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए। किसी भी सोसाइटी में जहाँ पर मल्टी एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, रिलीजियस सोशल ग्रुप्स रहते हैं, इन समूहों के बीच मिनिमम कोऑपरेशन हो, इसके लिए कुछ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड रूल्स का होना जरूरी है। कोई भी संविधान उस राष्ट्र की जनता की इच्छा का परिणाम भी हो सकता है या ऑटोक्रेटिक शासन के द्वारा थोपा हुआ भी हो सकता है, लेकिन भारत का संविधान एक डेमोक्रेटिक डॉक्यूमेंट है, यानी थोपा नहीं गया है, भारत की जनता के द्वारा बनाया गया है। भारत की जनता का प्रतिनिधित्व इस संविधान को बनाने में था। एक संविधान सभा के माध्यम से इस संविधान का निर्माण हुआ और इस संविधान के माध्यम से भारत को एक सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन में कन्वर्ट करने का प्रयास किया गया। एक्चुअली भारत के संविधान का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, जो वैल्यूज़ और ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल में डिफाइन किया गया। प्रेम्बल किसी भी डॉक्यूमेंट का एक प्रीफेस होता है जिसमें उस डॉक्यूमेंट का सेंट्रल आइडिया, वो बेसिक वैल्यूज़, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक वैल्यूज़ और वे फिलॉसफी, वो दर्शन निहित होता है जिस पर पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बेस्ड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल की बात करें तो ये कुछ और नहीं बल्कि भारत के संविधान को निर्मित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसी का एक परिवर्तित रूप है। प्रेम्बल 4 बातें स्पष्ट करता है। पहली चीज, व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, व्हेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो सोर्स ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशन को पावर किससे मिल रही है। सेकंड, नेचर ऑफ स्टेट, नेचर ऑफ पॉलिटी, इस संविधान से किस प्रकार की पॉलिटी डिजाइन करने जा रहे हैं ये भी प्रेम्बल में बताया गया। इस संविधान से कौन कौन से गोल्स, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूरे किए जाएंगे ये भी इसी संविधान के द्वारा बताया गया। अगर इसका हम कोड देखें तो प्रेम्बल कहता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, democratic republic and to ensure among all of its citizens the justice, political, social and economic, liberty of thought, expression, faith, belief and worship, and equality of status and opportunity, and to promote among all of them the fraternity to ensure the unity, integrity of the nation and the dignity of the individual. B, do hereby adopt, enact and submit this constitution to ourselves. प्रेम्बल का ये जो कोड है जिसमें हम भारत के लोग, यानी द सोर्स ऑफ पावर कौन है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय सुनिश्चित कराने के लिए, उन सभी को, जब सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय सुनिश्चित कराने की बात करते हैं तो मतलब सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करना, सोशल इनजस्टिस को खत्म करना, पॉलिटिकली सभी को इक्वलिटी या इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करना। जब जस्टिस की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं तो मतलब एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की स्थापना करना। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस के बिना एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की स्थापना करना संभव नहीं है। इसी प्रकार से जब लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, जब लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, पूजा तथा उपासना की स्वतंत्रता नहीं होगी तो ऐसे में किसी भी लोकतांत्रिक समाज की कल्पना करना भी संभव नहीं है। तो प्रस्तावना में जब न्याय की बात, स्वतंत्रता की बात, समानता की बात करते हैं तो दर्शाता है कि वी हैव अ वेलफेयर एंड डेमोक्रेटिक फिलॉसफी। ये जो कल्याणकारी लोकतांत्रिक फिलॉसफी है, जो दर्शन है, ये हमारी प्रस्तावना का
मूल बिंदु है और यही हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा भी है। भारत के संविधान को एक साधन यानी एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रेम्बल में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करना है। यानी जो उद्देश्य है वो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सभी को प्रदान करना। पूजा उपासना की स्वतंत्रता, इसको सुनिश्चित कराने के लिए जरूरी है सभी को धार्मिक अधिकार प्राप्त हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो। तो संविधान जिसे हमने इंस्ट्रूमेंट के रूप में तैयार किया है, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन लक्ष्यों को क्या हम संशोधित कर सकते हैं? संविधान तो एक इंस्ट्रूमेंट है, अगर लक्ष्य को प्राप्त करने में वो असफल रहता है तो हम उसको संशोधित कर सकते हैं। और आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में संशोधन करने का अधिकार भी देता है। लेकिन क्या हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं? इस तथ्य को, इस फैक्ट को विभिन्न केसेस में, सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न मामलों में इसको बार बार अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया। फॉर एग्जाम्पल 1960 में एक केस आता है, केस का नाम था बेरुबारी केस। इस बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो बातें कही गई हैं वो कहीं ना कहीं संविधान निर्माताओं की सोच को समझने का हमको एक मौका देती हैं। यानी जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया गया है और जो संविधान निर्माता जिस प्रकार का भारत, जिस प्रकार का शासन बनाना चाहते थे, हमें इस प्रस्तावना से पता चलता है। लेकिन प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यानी हम इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू करते समय ये प्रस्तावना हमारे संविधान पे पेस्टेड तो था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को जो संविधान हमने पारित किया था उसमें प्रस्तावना नहीं था। इस वजह से ये संविधान का भाग नहीं है। ये संविधान की फिलॉसफी को, संविधान के दर्शन को बताता जरूर है, संविधान निर्माताओं के सोच मस्तिष्क को समझने की कुंजी भी है ये, लेकिन इसमें संशोधन पॉसिबल नहीं है क्योंकि संविधान का भाग नहीं है। हालांकि बाद में केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस निर्णय में संशोधन किया। उसने प्रस्तावना को बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए ये चीज स्पष्ट की कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये न सिर्फ संविधान को समझने की एक कुंजी है, बल्कि ये संविधान को एक्सप्लेन करने, इंटरप्रेट करने का बेसिस भी है। अगर कभी दो प्रोविजंस में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सुप्रीम कोर्ट इनमें से किसी भी व्याख्या पर जाने के पहले वो प्रेम्बल के द्वारा तय किए गए स्टैंडर्ड पे उनको जांचेगा और किसी भी प्रोविजन की व्याख्या प्रेम्बल के संदर्भ में करेगा। यानी वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी प्रोविजन कैन बी डिटरमिन्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजंस इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल और द फिलॉसफी, objective goals included in the preamble. Means preamble is the basis for interpreting the valid or validating the constitutional provisions. केशवानंद भारती में दिए गए इस निर्णय के बाद प्रस्तावना संविधान का भाग घोषित हो गया और इसमें संशोधन करने का अधिकार भी संसद को मिल गया। लेकिन इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही। उसने बोला संसद के पास सब कुछ संशोधित करने का अधिकार है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पार्ट में संसद संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई संशोधन नहीं कर सकता। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? इसी केशवानंद भारती केस, जिसका निर्णय 24 अप्रैल 1973 को आया था, इसी केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जो प्रेम्बल में जो बेसिक फिलॉसफी, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स डिफाइंड हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इन गोल्स को, इन लक्ष्यों को और इस प्रकार की पॉलिटी को जो हमारे प्रेम्बल में डिफाइंड है, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए कोई भी प्रोविजन जो संविधान का है वो सब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। इस तरीके से केशवानंद भारती केस के जजमेंट से एक नया डॉक्ट्रिन आया, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान के किसी भी प्रोविजन में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास मिल गया, लेकिन संसद के अमेंडमेंट पावर पर एक लिमिटेशन भी लगा। वो लिमिटेशन था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी संसद प्रेम्बल में या किसी पार्ट में कोई भी संशोधन कर सकता है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं कर सकता। और ऐसा कोई भी अमेंडमेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। फॉर एग्जांपल, अभी 2014 में एक अमेंडमेंट किया गया, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और इसके माध्यम से NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया गया। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट का जो प्रोविजन लाया गया, उसमें कई सारे पॉलिटिशियंस को भी और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को भी जजेस के अपॉइंटमेंट का पार्ट बनाने का प्रयास किया गया। यानी कोलिजियम को रिप्लेस किया गया एक ऐसे
कमेटी से, जिस कमेटी में जजेस के अलावा एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिशियंस भी थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में डिसाइड किया कि दिस इज द वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन का जुडिशियल सिस्टम में आना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट है, और अगर पॉलिटिशियंस इंटरफेरेंस करेंगे इसमें तो इंडिपेंडेंस कहां रहेगा? बिकॉज इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड NJAC वायलेटिंग दिस कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाई इट वाज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड इन 2015। इसी तरीके से संसद के अमेंडमेंट की पावर को लिमिट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो प्रस्तावना यानी प्रेम्बल, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन चुका है, ये न सिर्फ फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट साथ साथ हमारे पॉलिटी के नेचर, हमारे संविधान के गोल्स, ऑब्जेक्टिव सभी को डिफाइन करता है, और ये सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। इसलिए प्रेम्बल हमारे संविधान में एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर को रखता है, और ये पूरे संविधान को एक दिशा तय करने का माध्यम बनता है, और पूरा संविधान इसी गोल को प्राप्त करने के लिए डायरेक्टेड है।